आज की जो पत्रकार वार्ता है बहुत मार्मिक है, क्योंकि ये बच्चों की मौत से संबंधित रखती है। सबसे बड़ी बात है कि विकसित भारत में आदिवासी बच्चों की जान की कीमत क्या है, और वही चीज मैं आपको दो जगह दिखाना चाहूंगा। एक मध्य प्रदेश के बालाघाट में और एक गढ़चिरौली में। हमारा देश कहने के लिए आजाद हो गया है, पर यहां पर आजादी की कीमत अगर किसी को चुकाना पड़ती है तो वो आदिवासी है। हमारा देश कहने के लिए आजाद हो गया है, पर यहां पर जल जंगल जमीन लूटी जाती है, घर तोड़े जाते हैं तो आदिवासियों के तोड़े जाते हैं। हमारा देश आजाद हो गया है, लेकिन यहां आज भी कुपोषण, मलेरिया, मीजल से अगर कोई मर रहा है तो आदिवासी बच्चे मर रहे हैं। और इसका बिल्कुल मैं प्रमाण आपको दूंगा। बालाघाट में बच्चे बीमार होते हैं, पर उससे ज्यादा अगर कोई बीमार है तो सिस्टम पूरा तरह से बीमार हो चुका है। वहां पर 22 बच्चों की मौत हो जाती है कुपोषण से, मलेरिया से, खसरा, मीजल से। और ये बच्चे कौन से समाज से आते हैं? बैगा समाज से, जो कि पीवीटीजी से आता है, जो कि विशेष अति पिछड़ा जनजाति में आता है। मध्य प्रदेश में 3 ही जनजातियां हैं, बैगा, भारिया और सहरिया। और बैगा समाज के बच्चों के 22 बच्चों की मौत हो जाती, दम तोड़ देते हैं। यही नहीं, वहां पर पिछले 6 महीने से जो टेक होम राशन होता है, पोषणाहार जो घर तक पहुंचना चाहिए, 6 महीने से वो बंद है। ये पोषणाहार कहां जा रहा है? वहां पर सबसे पास में जो पीएचसी है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वो 20 किलोमीटर दूर है। और जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के जो पट्टे उनको मिलना चाहिए वो पूरी तरह से खारिज हो चुके हैं। तो ना उनके पास रोजगार है, ना उनके पास स्वास्थ्य सेवाएं हैं, और ना उनके पास कोई ऐसा तंत्र है जिससे वो अपनी आवाज पूरी ताकत से उठा सकें। वहां पर जबरदस्त तरीके से मीजल्स फैल गया, क्योंकि इम्यूनाइजेशन फॉल्टी था। वहां पर सरकारी अधिकारियों ने बताया कि 80% से भी कम इम्यूनाइजेशन हुआ है, टीकाकरण हुआ है। और हम फिर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं, पर आप हमारे देश में आज भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इम्यूनाइजेशन ही पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। और यही नहीं, जो पोषण आहार उनको पहले मिलता था उसमें बिल्कुल भी न्यूट्रिएंट्स नहीं थे, मतलब गुणवत्ताहीन पोषण आहार उनको मिला जा रहा था। और सबसे चौंकाने वाली बात है कि सरकारी आंकड़े आज भी 8 मौतें बता रहे हैं, जबकि वहां पर 22 मौतें हो चुकी हैं। और जैसा कि मैंने आपसे शुरू में कहा कि इस विकसित भारत में आदिवासी बच्चों की जान की कीमत क्या है? तो 20,000 रुपए है। सरकार की तरफ से हर परिवार को सिर्फ 20,000 रुपए दिए गए, जबकि गलती किसकी थी? उन बच्चों की नहीं थी, गलती पूरे सिस्टम की थी, जो लगातार हजारों करोड़ रुपया आदिवासियों को आता है। बैगा विकास प्राधिकरण में करोड़ों रुपया आता है, वो पैसा कहां जाता है आज तक किसी को भी मालूम नहीं है। और दुख की बात यह भी है कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो खुद आदिवासी हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल खुद आदिवासी हैं, गुजरात से वो आते हैं, वो भी आदिवासी हैं। और ऐसे राज्य में ही कुपोषण से 22 बच्चों की मौत हो जाती है। और एक और बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी उस राज्य से आता हूं, वहां से एक विधायक हूं। ये विधानसभा में मैंने सवाल करा था कि प्रदेश के आदिवासी ब्लॉकों में और परियोजनाओं में कुपोषण निवारण हेतु 2020 से 2025 तक कितना बजट दिया गया और उसमें से कितना खर्च हुआ। यह सवाल का जो उत्तर आएगा आप सब चौंक जाएंगे। उन्होंने जो जवाब दिया है कि जो कुपोषित बच्चे हैं या फिर अति कम वजन के बच्चे हैं, उनको हर दिन 12 रुपए का पोषण आहार दिया जाता है। 12 रुपए। आजकल तो इतने में चाय भी नहीं आएगी, आप समझ रहे हैं, क्योंकि चीनी महंगी हो गई है। 12 रुपए कुपोषित बच्चों को दिया जाता है बस पोषण आहार।
जिसमें 2 केले भी नहीं आ पाएंगे। और उसके बाद यह भी उनने जवाब दिया कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आदिवासी ब्लॉकों में इस परियोजना हेतु कोई भी बजट का प्रावधान नहीं है। मतलब सरकार जहां पर सबसे बड़ा आदिवासियों का जो प्रदेश है, वहां पर महिला बाल विकास विभाग के पास इसके लिए कोई भी बजट नहीं है। और ये केंद्र सरकार से आता है। जब हमने मंत्री जी से सवाल करा तो वो कहती है तो केंद्र सरकार से नहीं आ रहा, इसलिए हम नहीं दे पा रहे हैं। और यह भी कहा कि जो पुनर्वास केंद्र होते हैं, न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, वहां पर जो कि बहुत ज्यादा कमजोर बच्चे आते हैं, उनके इलाज के लिए कुल मिलाकर 980 रुपए खर्च करे जाते हैं। अब आप मुझे बताइए, आज के दिन में 980 रुपए में इलाज हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता है। और यह इसलिए संवेदनशील है क्योंकि आज कुपोषण जैसी बीमारियों के कारण हमारे बच्चे इस देश में मर रहे हैं। दूसरा मैं उदाहरण आप सबके सामने रखना चाहूंगा महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली में 3 बच्चियां जो कि अपने हॉस्टल में, जो कि ट्राइबल हॉस्टल है, जनजातीय हॉस्टल है, उनमें सो रही थी और उनको सांप ने डस लिया और उनकी मौत हो गई। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि वहां पर बिस्तर की भी व्यवस्था नहीं है। और यह सब दूर की हालत है जो आदिवासी हॉस्टल्स हैं। क्योंकि देखो, आदिवासियों के पास शहर में जब पढ़ते हैं या कहीं पढ़ाई करने जाते हैं, उनके पास हॉस्टल्स के अलावा कोई तरीका नहीं है कि वो अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा सकें। तो वहां पर एक ही कमरे में 70 से ज्यादा बच्चियां सोती थी, जमीन पर सोती थी, और जमीन पर सोने के साथ साथ उनको बिस्तर का भी किसी तरह से कोई प्रावधान नहीं था। तो इस घटना में 6 बच्चियां इससे अस्पताल में भर्ती करवाई गई थी, उसमें से 3 बच्चियां मर गई थी। सोचने वाली बात यह है कि यहां का प्रभारी मंत्री कौन है? गढ़चिरौली का प्रभारी मंत्री कौन है? गढ़चिरौली का प्रभारी मंत्री वहां के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। और वहां के प्रभारी मंत्री वो क्यों बने? क्योंकि खदानें वहां पर हैं। सारी की सारी खदानें, सारा का सारा पैसा जो बड़ी बड़ी उद्योगपतियों को, कंपनियों को जाता है, गढ़चिरौली से जाता है। तो खुद मुख्यमंत्री जी वहां के प्रभारी मंत्री बन जाते हैं। और वहां पर हॉस्टलों की इतनी बुरी हालत है कि वहां पर सांप के डसने से बच्चों की मौत हो रही है। अभी नासिक में एक भूख हड़ताल चल रही है, बड़ा आंदोलन चल रहा है स्टूडेंट्स का, इन्हीं हॉस्टल्स के लिए चल रहा है कि इन बच्चियों को न्याय मिलना चाहिए, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और पूरे प्रदेश के हॉस्टलों के जो जर्जर हालत है उसमें सुधार होना चाहिए। एक और बहुत बड़ा आंकड़ा जो मैं आपको देना चाहूंगा, यह रिपोर्ट है, एक अखबार में छपी थी। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि महाराष्ट्र में पिछले 2 सालों में हर दिन 1 से 2 बच्चों की मौत हॉस्टल्स में हुई है, हर दिन। तो 2 साल में 550 से 600 बच्चे हॉस्टल्स में मर गए हैं। क्या यह आंकड़ा चौंकाता नहीं है? क्या हम अपने बच्चों को वहां भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? और जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि इतना कुछ हो रहा है पर वहां की सरकार कुछ नहीं कर रही है। पहली वाली जो स्लाइड है, ये आप देखिए, इसमें जो आपको मेरे उल्टे हाथ पर जो सब लोग दिख रहे हैं, इन सब के बच्चे मर गए। ये आपके बच्चे भी हो सकते थे, हमारे बच्चे भी हो सकते थे। तो निश्चित तौर पर इस पर हमको पूरी तरह से अपना ध्यान भी आकर्षित करना चाहिए और इस पर अपना ध्यान फोकस कर इसका निवारण भी करना चाहिए। कुछ के यहां, इन लोगों में से कुछ के यहां पर दोनों बच्चे चले गए, 2 ही बच्चे थे, और कुपोषण में दोनों बच्चे, कुपोषण मीजल्स में दोनों बच्चे खत्म हो गए। और एक और चौंकाने वाला इसमें आंकड़ा जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां पर आंगनवाड़ियों में 3 साल से कोई भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नहीं है। तो हम जो कहते हैं कि ये विकसित भारत है, हम लोग विश्व गुरु बन रहे हैं, ये भाजपा का भारत है, ये बीजेपी का भारत है, ये मोदी जी का भारत है, जहां पर कोई भी प्रताड़ित नहीं है, तो ये उसकी सबसे बड़ी तस्वीर है जब हम अपने बच्चों को पोषण आहार तक नहीं दे पा रहे हैं। और हमारी मांगे एकदम साफ हैं
कि इसकी विशेष कमेटी बनना चाहिए बालाघाट में और गढ़चिरौली में, ताकि दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए। ये ऐसी कमेटी नहीं हो कि कमेटी बन गई उसके बाद उसका कुछ नहीं हुआ, उस पर तत्काल प्रभाव से दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए। और हर हॉस्टल का एक सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए, क्योंकि हॉस्टल्स के सेफ्टी ऑडिट कब से नहीं हुए होंगे ये आप खुद देख लीजिए। मैंने मध्य प्रदेश में यह डिमांड करा था कि सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए। जब सरदारपुर में 2 बच्चों की मौत हो गई थी करंट लगने से, वो गीजर खुला था, उसमें हाथ डाला, करंट से वो मर गए। ये हमारे मध्य प्रदेश में हुआ। तो आप ये जानकर बहुत चौंक जाएंगे, सरकार की तरफ से जो आया कि हमारे यहां पर सेफ्टी ऑडिट का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। आप सोचिए, ये उस प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं जहां पर सबसे ज्यादा आदिवासी रहते हैं और वहां पर हॉस्टल्स के सेफ्टी ऑडिट का कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो हमारी मांग है कि हर हॉस्टल का, ट्राइबल हॉस्टल का, आदिवासियों के हॉस्टल का सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए। उसमें फायर सेफ्टी भी आता है, बाकी भी ऑडिट रहते हैं। यहां जिस तरह से गढ़चिरौली में हमने देखा कि जालियां ही नहीं लगी थी, खुली खिड़कियां थी, उससे कोई भी जानवर आ सकता है, जंगली जानवर आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीजों का हमें निराकरण होना चाहिए, क्योंकि ये देश पर सबसे ज्यादा पहले किसी का अधिकार है तो आदिवासियों का अधिकार है, क्योंकि सबसे पहले वही मालिक थे। और आज उस देश में अगर आदिवासियों की यह हालत है तो आप समझ सकते हैं कि हमारा देश कहां जा रहा है। और सही मायने में यह सवाल तो बनता है, क्या सही में हमारा देश विकसित है? क्या सही मायने में हमारा देश सबके लिए आजाद है? बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई पत्रकार साथी इसमें सवाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। थैंक यू। प्लीज। हेलो सर, मेरा नाम नरेश है और मैं मीडिया से हूँ। मेरा ये क्वेश्चन है सर कि जैसे आपने कहा कि पोषण जो है वो बैड नरिशमेंट जो है वो हमारा एक दुश्मन टाइप है, लेकिन अभी बीजेपी ने कुछ ये स्कीम चलाई थी कि चावल में कुछ प्रोटीन डाल देना या कुछ और आटे में प्रोटीन डाल देना। क्या इसके ऊपर कुछ बात करने से कुछ फर्क पड़ेगा सर? मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूँ। देखिए, मैं डॉक्टर हूं इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि ये सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है। फोर्टिफाइड राइस की आप बात कर रहे हैं, बेसिकली फोर्टिफाइड राइस की बात कर रहे हैं। आज सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि मिड डे मील और पोषण आहार में सबसे ज्यादा घपला हो रहा है। सरकार नई योजना चालू करती कि हम घर पर जाकर आप लोगों को राइस देंगे, आपको चावल देंगे, टेक होम राशन आपको अलग से देंगे, पर असली में हकीकत में पहली बात पोषण आहार ही नहीं मिल रहा। जो सबसे बड़ा उदाहरण बालाघाट का है, 6 महीने से पोषण आहार नहीं मिला। और जो मिल रहा है उसमें पूरी तरह से गुणवत्ताहीन आहार मिल रहा है, क्योंकि सिर्फ आहार देने से नहीं होगा। जब तक उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे, प्रोटीन्स नहीं होंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे, तब तक वो आहार किसी काम का नहीं है। आप एक तरफ अंडों का विरोध करते हैं कि मिड डे मील में अंडे नहीं देना चाहिए। अरे पोषण कहां से मिलेगा, प्रोटीन कहां से मिलेगा? उस कारण से कमजोर हो रहे हैं, उस कारण से मैलनरिश्ड हो रहे हैं और बीमारियां उनको पकड़ रही हैं। सबसे बड़ा कारण बीमारियां पकड़ने का होता है मैलनरिशमेंट, कुपोषण होता है। अगर आप उनको आहार नहीं देंगे तो वो प्रतिरोधक जो क्षमता है उनकी कैसे बढ़ेगी? और आज आपने उनको मजदूर बनाकर रख दिया है, उनके पास इतनी खेती ही नहीं बची है कि वो उस पर खेती कर सके। फॉरेस्ट राइट एक्ट में सबसे ज्यादा दावे निरस्त कर दिए गए। सैटेलाइट इमेजरी की बात करते हैं, 2005 के जो दावे हैं उनको भी खारिज कर दिया आपने। तो हकीकत यह है कि आप उनको रोजगार के साधन नहीं दे रहे हैं। मनरेगा में जो थोड़ा बहुत उनको रोजगार मिलता था, आज वीबी ग्राम जी आने के बाद 50% उसमें रिडक्शन हो गया है। 50% कम हो गए हैं जो लोग उसके लिए आते हैं। तो आप बताइए, ना उनके पास जमीन है, ना उनके पास रोजगार है, ना बच्चों को देने के लिए पोषण आहार है, तो वह बच्चों को पालेंगे कैसे और उनके बच्चे जीवित कैसे रहेंगे? थैंक यू।